नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्याग्राम में। प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन जो कि बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जैसे कि हम इससे पहले 3 क्लास कर चुके हैं, आज ये हमारा चौथा क्लास होने वाला है। तो आप सभी शांति से पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि आज 4 क्लास हो जाने वाला है। जैसे कि पहले ही क्लास में मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग को कुछ भी लिखना नहीं है और कुछ भी याद नहीं करना है, लेकिन साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई शब्द आपके सामने से 3 बार 4 बार अगर गुजर जाए, फिर भी अगर आपको याद ना हो, तो फिर आप उसे एक पेपर पे नोट कर लीजिएगा, ताकि आप उसे बार बार पढ़ते रहेंगे तो वो चीज़ें आपको याद होने लगेगी। तो आज हमारा ये चौथा क्लास हो गया है। तो आज जो भी शब्द आपके आंखों के सामने से गुजरेगा, हो सकता है कुछ शब्द ऐसे होंगे जो आपके सामने 3-4 बार पहले भी आ चुका है, कुछ शब्द नया भी होगा। तो जो शब्द नया है उसे नोट नहीं करना है, जो शब्द पुराना है फिर भी आपको याद नहीं हुआ है तो उसे आप नोट कर लीजिए, ताकि आप उसे बार बार रिवीजन कर पाएंगे। साथ ही साथ इन सब का PDF आपको मिल जाएगा। विद्याग्राम नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जा कर के ज्वाइन हो जाइए और सारा का सारा PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ MCQ के माध्यम से क्वेश्चन करते हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। बार बार जैसे रेलवे, SSC या बैंक के एग्ज़ाम में बार बार ये रिपीट होता रहता है, और उन्हीं क्वेश्चन को हम आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। यानी कि इससे पहले भी यही पूछा जा रहा है, यानी पूछा जा चुका है, आगे भी यही पूछा जाने वाला है। तो आप लोग तसल्ली से बैठ कर के सुनिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। तो इससे पहले हम शायद 15 क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज हमारा ये 16वां क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए। देखिए, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले हम जानेंगे साइटोलॉजी होता क्या है। तो आप सभी जानते हैं, सेल के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहा जाता है। सेल के बारे में, यानी कि कोशिका के बारे में अध्ययन करना साइटोलॉजी कहलाता है। यानी कोशिका की बनावट, उसके कार्य प्रणाली, इन सब के बारे में पढ़ना साइटोलॉजी कहलाता है। तो रॉबर्ट हुक को हम यानी कि साइटोलॉजी के जनक मानते हैं, यानी कि कोशिका विज्ञान के जनक मानते हैं, क्योंकि इन्होंने ही कोशिका का खोज किया था। इसीलिए हम साइटोलॉजी के जनक रॉबर्ट हुक को मानते हैं, यानी कि इन्होंने कोशिका का खोज किया था। लेकिन इन्होंने जो कोशिका का खोज किया वो मृत कोशिका था। इसको याद करने का हम ट्रिक बताए थे कि रॉबर्ट हुक ने हुक से कोशिका निकाला और इस कारण से कोशिका मर गया। तो 1665 ईस्वी में इन्होंने ही सबसे पहले कॉर्क सेल से कोशिका का खोज किया था। ठीक है, उसके बाद आता है स्वानसन। तो हम इससे पहले भी ये क्वेश्चन आपके सामने बार बार आ चुका है कि स्वानसन ने क्या किया था। तो स्वानसन ने, यानी कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक हम इसे स्वानसन को मानते हैं, यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक हम स्वानसन को मानते हैं। ए के शर्मा को हम भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक मानते हैं, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा कोशिका पे जो कार्य किया है ये ए के शर्मा ने किया है। उसके बाद आता है हर्टविन, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हर्टविन। देखिए, हर्टविन ने ही साइटोलॉजी शब्द दिया था। हालांकि साइटोलॉजी के फादर हम रॉबर्ट हुक को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने कोशिका पे सबसे ज़्यादा काम किया। लेकिन कोशिका शब्द यानी साइटोलॉजी शब्द जो दिया था वो शब्द दिया था हर्टविन ने, यानी साइटोलॉजी शब्द दिया था हर्टविन ने, इसलिए इसका राइट आंसर हर्टविन हो जाएगा। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, द सीक्रेट ऑफ नेचर किसकी पुस्तक है? ये एक किताब का नाम है द सीक्रेट ऑफ नेचर, जो कि जीव विज्ञान पे ही आधारित है। तो इसके यानी कि लेखक कौन है? तो देखिए, द सीक्रेट ऑफ नेचर के लेखक हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ये जो ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक वही है जिन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। इन्होंने ही जीवित कोशिका का खोज किया था। सबसे पहले कोशिका का खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन वो मृत कोशिका का खोज किया था। लेकिन जीवित कोशिका का खोज करने का श्रेय ल्यूवेनहॉक को जाता है, जिसका पूरा नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो इसी का बुक है द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, अब रॉबर्ट हुक को देख लेते हैं। रॉबर्ट हुक यही है, यानी कि कोशिका के सबसे पहले जो कोशिका का खोज किया रॉबर्ट हुक ने ही किया। ठीक है, इसके बाद आता है स्वानसन, इन्होंने आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक मानते हैं, और इसके बुक का नाम है द सेल, जिससे इससे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है द सेल, यानी कि स्वानसन का बुक का नाम है द सेल। ठीक है, तो सभी तो आंसर होगा ही नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था 1665 में, ल्यूवेनहॉक का बुक है द सीक्रेट ऑफ नेचर, और स्वानसन का बुक है द सेल। ठीक है, और इसे आधुनिक कोशिका जनक के विज्ञान यानी आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक भी मानते हैं हम स्वानसन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, संसार की सबसे छोटी कोशिका है
देखिए सबसे छोटी जो कोशिका है हम उसे नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, हम इसे सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखते हैं। हालांकि बहुत सी ऐसी कोशिकाएं हैं जिसे हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं, और यह तो बात ही हो रही है सबसे छोटी कोशिका की, इससे तो हम और भी नहीं देख पाएंगे। देखिए संसार की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा की छोटी कोशिका, जिसे हम PPLO भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम PPLO या फिर MLO के नाम से भी जानते हैं। माइकोप्लाज्मा या PPLO या MLO, आपके ऑप्शन में कोई भी आए तो सही आंसर यही होने वाला है। माइकोप्लाज्मा, PPLO या फिर MLO में से कोई ऑप्शन रहे तो वही सही होने वाला है। यानी संसार की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। हालांकि माइकोप्लाज्मा ही लिखा रहता है, लेकिन हो सकता है अगर लैंग्वेज चेंज करने का मन करे तो PPLO या फिर MLO भी दे सकता है। तो और ऑप्शन को देख लेते हैं। देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है शुक्राणु कोशिका, ये जानते हैं कि मानव जनन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला ये कोशिका है शुक्राणु कोशिका, और ये मानव में सबसे छोटा कोशिका है, यानी कि मनुष्य में सबसे छोटा कोशिका शुक्राणु कोशिका। और अंडाणु कोशिका, मानव में सबसे बड़ी कोशिका जो है वो अंडाणु कोशिका को माना जाता है। तो मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु कोशिका, और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु कोशिका। शुक्राणु कोशिका जो नर जनन तंत्र का भाग है, और अंडाणु कोशिका जो कि मादा जनन का भाग है। उसके बाद आ जाता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ध्यान रखिए ओवरऑल में अगर सबसे बड़ा पूछे कोशिका तो ये हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे ऑस्ट्रिच का एग भी कहते हैं, ठीक है। इसका अंडा सबसे बड़ा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा माइकोप्लाज्मा, यानी कि सबसे छोटी कोशिका। मानव शरीर की सबसे छोटी शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंडाणु, और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें से कौन दोहरे झिल्ली वाला कोशिकांग है। दोहरे झिल्ली वाला कोशिकांग मतलब मान लीजिए ये एक कोशिका है, तो ये एक झिल्ली से तो घिरा हुआ है, दूसरा झिल्ली से भी घिरा हुआ रहता है, तो ये हो गया दोहरे कोशिकांग। अगर सिर्फ कोशिका एक ही झिल्ली से घिरा हुआ रहो तो वो एकल झिल्ली वाला कोशिकांग, या फिर इसमें कोई झिल्ली हो ही नहीं, वैसे मान लीजिए कोई अंग है जो ऐसे पड़ा हुआ है, तो हो जाएगा मेम्ब्रेन लेस, यानी कि बिना झिल्ली वाला कोशिकांग। तो यहाँ पूछ रहा है इनमें से कौन सा दोहरे झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी डबल मेम्ब्रेन वाला। तो इसमें हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया ही इन चारों में एक ऑप्शन है जिसमें दोहरा झिल्ली पाया जाता है। जैसे कि आप लोग को बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया दिखने में कुछ इस प्रकार होता है, मान लीजिए ऐसे लंबा सा होता है। ये हो गया आपका बाहरी मेम्ब्रेन, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि बाहरी झिल्ली। उसके बाद एक झिल्ली होता है जो इस तरह से उंगली के तरह प्रवर्ध धसा होता है, उंगली नुमा, इस तरह से आप लोग देखे होंगे हम जब आपको कोशिका का फिगर लाए थे। तो ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, यानी कि आंतरिक झिल्ली। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन। और इसी इनर मेम्ब्रेन जो ये उंगली के तरह अंदर की ओर धसा हुआ है, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जाने थे, इसे हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। और ये क्रिस्टी जो है ये बार बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली अगर उंगली की तरह नीचे धस जाता है तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो वो हमारा क्रिस्टी होता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और अभी भी पूछा जाता है, यानी कि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद और साले को देख लेते हैं सारा का सारा क्वेश्चन। तो ये ऑप्शन ए में कह रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सिंगल मेम्ब्रेन है, यानी कि एकल झिल्ली से घिरा होता है। उसके बाद राइबोसोम में झिल्ली नहीं पाया जाता, यानी कि ये बिना झिल्ली वाला कोशिकांग है, यानी कि वैसे ही पड़ा रहता है कोशिका में। उसके बाद आता है गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी में भी एक झिल्ली पाया जाता है, यानी कि एकल झिल्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम कहते हैं अंतःप्रद्रव्ययी जालिका। और ये दो प्रकार का पाया जाता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, जिसपे वसा का संश्लेषण होता है तो इसलिए ये चिकना होता है। दूसरा हो जाता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि यहाँ राइबोसोम का संश्लेषण होता है तो इसलिए इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरा अंतःद्रव्ययी जालिका, ठीक है। और ये गोल्जी बॉडी जिसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रोटीन, जैसे राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया और गोल्जी बॉडी प्रोटीन का पैकिंग करके उसे ट्रेवल करने के लिए भेज देता है, यानी कि कहाँ जाना है नहीं जाना है उसका यानी पैकिंग करके ट्रेवल करवाता है गोल्जी बॉडी, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा गृह यानी कि शक्ति गृह या फिर ऊर्जा घर भी कहते हैं, ठीक है, पावर हाउस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया यानी डबल झिल्ली वाला, बाकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी सिंगल झिल्ली वाला, और राइबोसोम झिल्ली होता ही नहीं है। और इसको आप लोग को यहाँ समझाए हैं, देख लीजिए। इसमें हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि बार बार जो एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि कौन सा डबल झिल्ली है या सिंगल झिल्ली है, उसी को लेकर के आए हैं।
है तो वैसे बहुत सारा कोशिकांग, लेकिन सबको यहाँ पे नहीं, जो अधिक बार पूछा जाता है हम उसी को लेकर आए। देखिए, एकल झिल्ली में पाया जाता है कि कौन कौन? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्ति या रसधानी, दूसरा गोल्जी बॉडी। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आप लोग जान ही चुके हैं, यानी कि ये वसा और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। उसके बाद ये रिक्ति और रसधानी होता है, ये कोशिका के अंदर कुछ जगह रहता है जहाँ पे कोशिका आपातकाल के लिए मतलब अपना भोजन स्टोर करके रखता है। मान लीजिए कोई एक दिन 2 दिन, यानी कि हर रोज़ जो खाता है, लेकिन किसी दिन वो उपवास कर ले या फिर कोई और फंक्शन की वजह से या किसी कारण से वो खाना ना खाए, तो फिर भी तो उसके शरीर को की कोशिका को जिंदा रहना है। इसके लिए वो रिक्ति यानी कि रसधानी अपना जो बचा हुआ जगह रहता है, यानी कि कुछ जगह खाली रखता है कोशिका अपने अंदर, उसमें भोजन स्टोर करके रखता है या मिनरल्स वगैरह स्टोर करके रखता है, तो ये रिक्ति होता है। तो ये एकल झिल्ली वाला होता है, ठीक है। दोहरे झिल्ली में पाया जाएगा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ध्यान रखिए, दोहरा झिल्ली उसी में पाया जाएगा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे केंद्रक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोशिका के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया ये ऊर्जा बनाता है, अगर ऊर्जा ना बनाए तो फिर काम ही तमाम होने वाला है। और क्लोरोप्लास्ट यानी कि पादप के लिए, क्लोरोप्लास्ट में फिर यानी कि ग्रेनम वाला पार्ट होता है, उसके अंदर थैलेकोइड और उसी के अंदर फिर जो है क्लोरोप्लास्ट वगैरह पाया जाता, यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है और वहीं से प्रकाश संश्लेषण होता है। तो ये भी यानी कि पादप के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। तो ये तीनों महत्वपूर्ण अंग को दोहरे झिल्ली से प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। और झिल्ली अनुपस्थित होता है, जैसे राइबोसोम, राइबोसोम वैसे ही पड़ा रहेगा, इसमें कोई झिल्ली तिल्ली की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही पड़ा रहता है कोशिका में। माइक्रोबॉडी, माइक्रोबॉडी क्या होता है? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया या फिर कुछ ऐसे ही जो कोशिकांग है वही सब टूट फूट के जो बचा हुआ रहता है छोटा छोटा टुकड़ा, वो माइक्रोबॉडी कहलाता है, यानी कि सूक्ष्म कण। और ये कोशिका का ढांचा प्रदान करता है, ठीक है। उसके बाद तारक का, इसमें भी कोई झिल्ली नहीं होता है, ठीक। तो इन सबको आपको ध्यान रखना है, बार बार पढ़ना है, क्योंकि PDF में आपको मिल जाएगा और वहाँ से इसको 2-4 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया? यानी कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? जैसे न्यूक्लियस के अंदर जो एसिड पड़ा रहता है वो 2 फॉर्म में होता है, एक होता है DNA के फॉर्म में, एक होता है RNA के फॉर्म में। DNA डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA राइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसमें राइबोज जो है ये शुगर है, यानी कि न्यूक्लियस में राइबोज शुगर पाया जाता है ठीक है। तो उसी में कह रहा है ये न्यूक्लिक एसिड जो है, यानी कि या फिर डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड या राइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका खोज किसने किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक मिक्सचर। इन्होंने ही न्यूक्लिक एसिड का खोज किया था, फ्रेडरिक मिक्सचर। उसके बाद हम बाकी तीनों ऑप्शन को देख लेते हैं। तो वाटसन ने क्या किया था? देखिए, वाटसन ने DNA यानी कि वाटसन ने DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। वाटसन और एक था इसका वाटसन एंड क्रिक, वाटसन एवं क्रिक ने मिलकर के DNA का डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था। डबल हेलिक्स यानी DNA कुछ इस प्रकार पाया जाता है, इस प्रकार इसमें जो है छाड़ पाया जाता है, ठीक है। तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो है इसको प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक मिलकर के। तो ऑप्शन ए वाला वाटसन जो है ये DNA का यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया, और फ्रेडरिक मिक्सचर ने न्यूक्लिक एसिड का खोज किया, और साथ ही साथ RNA का ये जो सिंगल हेलिक्स मॉडल है, इस तरह से जो सिंगल हेलिक्स मॉडल है ये भी प्रस्तुत किया किसने? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। तो फ्रेडरिक मिक्सचर से इसमें 2 बात याद रखना है, एक न्यूक्लिक एसिड का खोज किया और दूसरा सिंगल हेलिक्स मॉडल, यानी कि RNA का जो सिंगल हेलिक्स मॉडल है ये भी प्रस्तुत किया फ्रेडरिक मिक्सचर ने, ठीक है। और DNA का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन ने किया था। रॉबर्ट हुक, यही कोशिका विज्ञान वाले, इसे नहीं भूल सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। रॉबर्ट हुक, उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन। अगर रॉबर्ट हुक हो तो कोशिका वाले, और रॉबर्ट ब्राउन तो इन्होंने केंद्रक का खोज किया था, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था, जो कि केंद्रक जो कोशिका का हम मैनेजर भी कह सकते हैं, कंट्रोलर भी कह सकते हैं, ब्रेन भी कह सकते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट शब्द है, यानी किसी भी चीज़ को नियंत्रित करने के लिए, वो सब शब्द हम कह सकते हैं न्यूक्लियस के लिए, जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ देखते हैं ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है DNA नहीं पाया जाता है यहाँ 4 ऑप्शन है, तो इसमें से DNA किस में नहीं पाया जाता है? देखिए, केंद्रक में DNA पाया जाता है, सूत्रकणिका में DNA पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में भी DNA पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में DNA नहीं पाया जाता, बल्कि कोशिका द्रव्य में RNA पाया जाता है। DNA यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और RNA यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड।
तो कोशिका द्रव्य में राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ना कि डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीएनए केंद्रक में तो पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है सूत्रकणिका। सूत्रकणिका को ही माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का ही हिंदी है सूत्रकणिका। तो सूत्रकणिका में भी डीएनए पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट जो कि पादप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसमें भी डीएनए पाया जाता है, जबकि कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, यहाँ पे डीएनए नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखने की जरूरत है आपको, डीएनए 3 जगह पाया जाता है, केंद्रक में, सूत्रकणिका में और क्लोरोप्लास्ट में। सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और साथ ही साथ न्यूक्लियस में भी आरएनए पाया जाता है, ठीक है। आरएनए न्यूक्लियस में भी और कोशिका द्रव्य में भी। डीएनए न्यूक्लियस में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, यानी कि डीएनए और आरएनए दोनों पाया जाता है न्यूक्लियस में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव्य, जहाँ डीएनए नहीं पाया जाता, यहाँ आरएनए पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीन का खोज किसने किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉनसन। ध्यान रखिए, जीन का खोज जॉनसन ने किया। लेकिन जीन से ही बना है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के पिता माने जाते हैं किसको, मेंडल को, यानी कि अलेक्जेंडर ये कौन सा मेंडल है, कह रहे हैं जी कोई मेंडल, ये मेंडल यानी कि इसका पूरा नाम क्या है अभी हम भूल रहे हैं। हाँ, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इसे माना जाता है जेनेटिक्स के फादर, यानी कि इन्होंने जेनेटिक्स में सबसे ज़्यादा खोज किया था। उसके बाद जॉनसन, इन्होंने जीन का खोज किया, यानी जेनेटिक्स का जो सबसे छोटा इकाई है वो है जीन। जेनेटिक्स का सबसे छोटा इकाई जीन है, जिसका खोज जॉनसन ने किया। और मेंडल ने क्या किया, ये जेनेटिक्स में अपना इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया कि इन्हें जेनेटिक्स का फादर कहते हैं। इसके बाद स्वानसन। ध्यान रखिए, यहाँ पे जॉनसन है और यहाँ स्वानसन है, और दोनों इसलिए हम आपके पास लेकर के आए कि अगर कन्फ्यूज होना है तो अभी कन्फ्यूज हो लीजिए, और साथ ही साथ कन्फ्यूजन दूर भी कर लीजिए, बाद में आप कन्फ्यूज ना हो, इसलिए हमने दोनों को यहाँ लाया है। और स्वानसन क्या है, ये है आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक यानी कि स्वानसन। उसके बाद फ्लेमिंग। फ्लेमिंग क्या है, तो फ्लेमिंग ने खोज किया था क्रोमोसोम का। इन्होंने क्रोमोसोम का खोज किया था फ्लेमिंग ने, ठीक है। वैसे खोज किया था वाल्डेयर और फ्लेमिंग दोनों मिल करके, लेकिन इसका श्रेय, खोज करने का श्रेय जाता है मात्र फ्लेमिंग को ही, ठीक है। थोड़ा इसको हम क्लियर कर देते हैं आपके सामने। हाँ, फिर से हम कह देते हैं, जैसे जीन का खोज किसने किया, जॉनसन ने। और स्वानसन ने क्या किया था, स्वानसन को आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक मानते हैं, जिसका बुक का नाम है द सेल, ठीक है। फ्लेमिंग, इन्होंने क्रोमोसोम का खोज किया, और मेंडल को जेनेटिक्स का फादर मानते हैं। और याद रखिए, यहाँ पे है जॉनसन, यहाँ है स्वानसन, और एक इससे पहले पीछे आया था वाटसन, जिन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। और आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, फ्रेडरिक मिक्सचर। आपको इसको कनेक्ट करके याद करना है। साथ ही साथ नोट करने योग्य बात यह है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव शरीर में 30,000 जीन पाए जाते हैं, यानी कि इसका ह्यूमन जो जीनोम प्रोजेक्ट का में यानी कि इसको कैलकुलेट किया था, तो 30,000 जीन प्रति शरीर में, यानी कि हर शरीर में 30,000 के आसपास जीन पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूत्रकणिका में राइबोसोम होते हैं। तो ये सही बात है, सूत्रकणिका में राइबोसोम होते हैं। सूत्रकणिका कहते किसे हैं, तो ध्यान रखिए, सूत्रकणिका हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, ऑप्शन ए है 70S, ऑप्शन बी है 80S, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो सूत्रकणिका में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। यही 70S प्रकार के राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि अविकसित सेल में पाया जाता है। तो आपको हम पहले या दूसरे क्लास में आपको याद होगा कि हम आपको बताए थे कि ये जो सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी अविकसित कोशिका है, इन दोनों को समान ही माना जाता है, क्योंकि ये दोनों का बनावट, बाहरी बनावट और देखने में जो है एकदम समान लगता है। जिस प्रकार से आप लोग देखे होंगे कि जो यूकैरियोटिक कोशिका है, यानी कि जो पादप में, जो हम लोग में पाया जाता है, उसमें 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। उसी प्रकार से सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। जैसे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वो कैसा, इस तरह से होता है, उसमें एक विलाई लगा हुआ रहता है, इसमें मात्र न्यूक्लियट्स इस तरह से घुमा पड़ा रहता है, 2-4 राइबोसोम के बूंदे रहते हैं,
ठीक है। तो ये क्या है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है यानी अविकसित कोशिका है और इसमें 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया ये भी इसी तरह से दिखने वाला होता है, डबल यानी कि डबल कुंडलित इसमें, और ये भी इस तरह से यानी कि देखने में दोनों एक जैसे ही लगता है और इसमें भी 70 प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसीलिए क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि किस कोशिका को यानी कि किस कोशिका के अंग को प्रोकैरियोटिक कोशिका के साथ यानी कि समान रूप से देखा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, 80 प्रकार के नहीं पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी और डी तो वैसे भी गलत हो गया। और ध्यान रखिए, राइबोसोम जो है कोशिका में अगर सबसे ज़्यादा कुछ पाया जाता है तो वो आपका है राइबोसोम। यानी आप ध्यान रखिए कि एक बैक्टीरिया के सेल में लगभग 10,000 के आसपास राइबोसोम पाए जाते हैं, यानी कि हर जगह राइबोसोम ही राइबोसोम पाया जाएगा। और 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं किसमें, एक बैक्टीरिया सेल में। और एक ह्यूमन सेल में या फिर एनिमल सेल में जो कि एक यूकेरियोटिक सेल है, उसमें एक कोशिका में 10 मिलियन के आसपास राइबोसोम पाए जाते हैं। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन है, इस हिसाब से 100 लाख यानी कि 100 लाख को यानी कि 100 लाख राइबोसोम प्रति कोशिका पाया जाता है। यानी कि एक कोशिका में 100 लाख के आसपास राइबोसोम पाए जाते हैं। और हमारे शरीर में कितनी सारी कोशिकाएं हैं, समझिए कितना सारा राइबोसोम है। इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं, यानी कि यही प्रोटीन का निर्माण करता रहता है। इसलिए हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन रहता है और फिर भी हमें बाहर से लेने की आवश्यकता पड़ जाता है। ठीक है, तो समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका की सफाई कर्मी किसे कहते हैं। आपको याद होगा इससे पहले हम लाए थे कि कोशिका का आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं, तो उसी को सफाई कर्मी भी कहते हैं। देखिए ये हो गया लयनकाय। अब आप लोग को लग रहा हुआ हम वहाँ बताए थे लाइसोसोम, यहाँ कह रहे हैं लयनकाय। देखिए लाइसोसोम को ही हिंदी में हम लयनकाय कहते हैं, यानी कि बाकी जैसे सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, तो ये तो आप लोग कहीं न कहीं सुना ही होगा। लेकिन ये लयनकाय बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पहली बार सुन रहे होंगे। तो लयनकाय को लाइसोसोम कहते हैं, यानी इंग्लिश में लाइसोसोम और हिंदी में इसे लयनकाय कहते हैं। तो लयनकाय को ही कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का एटम बम, कोशिका का आत्महत्या थैली, यानी कि जो भी बर्बाद करने वाला हो वो सब नाम दे दो लयनकाय को, यानी कि लाइसोसोम को। तो कोशिका का सफाई कर्मी किसे कहते हैं, लयनकाय को कहते हैं। ऑप्शन बी यानी कि सूत्रकणिका। सूत्रकणिका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम क्या है, इसका काम है ऊर्जा का उत्पादन करना और एटीपी के रूप में स्टोर करना। इसके बाद गोल्जी का, इसका काम है प्रोटीन का पैकेजिंग करना और उसे ट्रांसपोर्ट करना। जैसे प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा और गोल्जी का है उसका ट्रांसपोर्ट करेगा। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाएगा यानी ऊर्जा बनाएगा, और लयनकाय कोशिका को साफ रखेगा। तो सबका अपना अपना काम है और आप लोग का भी जो अपना काम है पढ़ाई लिखाई वो सब करते रहिए, क्योंकि आपके शरीर की अगर एक भी कोशिकांग ने काम करना गलत तरीके से शुरू कर दिया तो फिर तहलका मच जाएगा। इसलिए आप लोग भी अपना अपना काम ध्यान से करिए, जिसका जो काम है। ठीक है, तो लयनकाय क्या करता है, सफाई करता है। सूत्रकणिका ऊर्जा बनाता है। गोल्जी का पैकिंग करता है और ट्रेवलिंग करवाता है। राइबोसोम निर्माण करता है प्रोटीन का। ठीक, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा है। तो आप लोग इसमें अपना दिमाग का यूज करके भी बता सकते हैं कि सबसे छोटा अंग क्या हो सकता है। इसका सबसे छोटा अंग हो जाएगा राइबोसोम। यही सबसे छोटा अंग है, क्योंकि आप मान लीजिए एक यूकेरियोटिक कोशिका में किस तरह से 10 मिलियन पाया जाएगा। अगर ये बड़ा होगा तो थोड़े पाया जाएगा, ये बहुत ही छोटा होता है, यानी कि बूंदा बूंदा समान होता है। इसलिए ये सारा 10 मिलियन के आसपास ये इतना सारा पाया जाता है। इसलिए राइबोसोम कोशिका की सबसे छोटा अंग है। ठीक है, केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा अंग है। सबसे छोटा राइबोसोम और केंद्रक सबसे बड़ा अंग होता है कोशिका का। दूसरा सबसे बड़ा होता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि कोशिका में सबसे बड़ा अंग केंद्रक, दूसरा सबसे बड़ा अंग माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे छोटा अंग राइबोसोम और लयनकाय यानी कि ये एटम बम। ठीक है, तो इन चारों का आप लोग समझ गए होंगे कि चारों का काम क्या क्या है। और चारों का आप लोग केंद्रक का काम समझते कि नहीं, यही काम करता है, कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाता है और पूरा कोशिका को नियंत्रित यही करता है, केंद्रक ही। ठीक है, तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम सबको आप समझ गए। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी का इतना देर तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ अगर इसका PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ विद्याग्राम सर्च करिए और वहाँ ज्वाइन होकर के सारा का सारा PDF लीजिए और उनसे अपना रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।